Hi all, welcome to Go Classes. In India, most of the people want two things: to study in IIT and another is government job. And today our guest Himanshu Chaudhary has both of them. Himanshu has secured All India rank 148 in GATE Computer Science 2023 exam and he has also cracked DRDO. He has job offer for DRDO Scientist B. He has cracked the interview. So Himanshu, I am very proud to say that you are Go Classes complete course enrolled student. You have cracked GATE exam as well as DRDO exam. So congratulations for both of them and Thank you, sir. welcome to this session and thank you for joining us. Thank you, sir. So Himanshu, first of all, how does it feel? Right now you have the possibility, right now you have the chance to go to IIT, to study in IIT, and also you can go to DRDO. So how does it feel you have both of them? सर लास्ट ईयर तो गेट के लिए ही सोचा था। अब इस ईयर तो दोनों अवेलेबल हैं, तो बहुत ही ज्यादा, स्पेशली सर फैमिली के लिए तो बहुत ही ज्यादा प्राउड का फील है। अलग ही माहौल है जब से डीआरडीओ का रिजल्ट आया सर। जब से लास्ट ईयर तो ये सोचा, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि गेट भी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत बेकार रैंक थी उससे लास्ट ईयर। तो इस साल दोनों अवेलेबल है, तो सर बहुत प्राउड का ही मूवमेंट है सर। पेरेंट्स को तो डीआरडीओ जब उन्होंने सुना होगा कि डीआरडीओ के अंदर हो गया है, डीआरडीओ का जब जॉब जॉब ऑफर जब उन्होंने देखा होगा, तो पेरेंट्स तो सातवें आसमान पे होंगे मेरे ख्याल से। ये सर अभी भी सर कोई भी बात होती है वही कि वैज्ञानिक वैज्ञानिक सब वही, हर बात पे अभी भी वही चल रहा है, घर में माहौल ऐसा ही है। Okay, okay. So actually, we will. I also want to conduct one interview session with you for DRDO. तो DRDO का भी इंटरव्यू सेशन हम रखेंगे। पूरा जो DRDO की जो आपकी जर्नी है उसको भी हम कैप्चर करेंगे। जो भी इंटरव्यू के अंदर जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे उनको भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस सेशन के अंदर हम आपके गेट की जो जर्नी है उसके ऊपर फोकस करेंगे। आपने गेट के अंदर किस तरह से आपकी रैंक आई, क्या आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी। सो उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद योर गेट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो आपने आपका स्कोर, आपके मार्क्स कितने थे? आपकी रैंक है 148। व्हाट इज योर स्कोर एंड मार्क्स? सर मेरे मार्क्स 71.67 है एंड गेट स्कोर 791। ओके, ओके। एंड व्हाट विच अटेम्प्ट यू गॉट दिस 148 रैंक? सर थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट। सो यस you सर। attempted with your final year and then 2 year यस सर। 2 year drop year. यस सर। So what were your previous ranks? सर उस टाइम पे मैं 21 पास आउट हूँ, तो थर्ड थर्ड ईयर में देना तो अलाउ नहीं था। तो फाइनल ईयर में मैंने दिया था, उसमें मेरी 8000 कुछ रैंक थी। और 22 में 4484 रैंक थी एंड दिस ईयर 148। तो आपकी लास्ट ईयर 2022 में आपकी रैंक थी 4448, समथिंग लाइक 84। दैट, 4400। यस सर। ओ सो फ्रॉम 84 84। 4484, सो ओके लेट्स मेक इट 4500। तो आपकी रैंक थी 4500, वहां से आपकी रैंक आई है 148। हाँ सर, वो पूरा क्लासेस के साथ ही आ गई। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं था कि ये आ जाएगी। बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन था लास्ट ईयर, उसे आने के बाद ये लग रहा था होगा ही नहीं आपको गेट। तो आपने जब आपकी रैंक आई 4500, आपकी रैंक आई, उसके बाद आपने गो क्लासेस ज्वाइन किया और उसके बाद आपने एक साल तैयारी करी और फिर 148 रैंक आई। उसके बाद आपने डीआरडीओ भी क्रैक किया। तो एक साल के हाँ। अंदर आपने बेसिकली सब कुछ अचीव कर लिया। यस सर। तो हाँ सर, इस साल तो जिसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है सभी में हो रहा है क्या। हाँ, ऐसा ही। आईएएससी का भी टेस्ट अच्छा गया, उसमें भी लग रहा है हो जाएगा। एक बार आप गेट की अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो फिर सब इजीली क्रैक हो जाता है। फिर ये चाहे वो हाँ। डीआरडीओ की रिटर्न एग्जाम में, इंटरव्यू की बात नहीं कर रहा, लेकिन रिटर्न एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। अगर आपकी गेट की प्रिपरेशन अच्छी है तो आप डीआरडीओ की रिटर्न एग्जाम, इसरो की रिटर्न एग्जाम, ये नीलिट जो एक एग्जाम होती है, तो मतलब इस तरह से जितने भी रिटर्न एग्जाम्स होती हैं वो मेरा मानना है कि आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो गेट की एक प्रिपरेशन, एक एक अच्छी प्रिपरेशन है। आप सारी जो इंडिया के अंदर जो कंप्यूटर साइंस की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनको आप क्रैक कर सकते हो। और ऊपर से आपने डीआरडीओ का इंटरव्यू को भी आपने क्लियर किया। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सो उसके लिए आपको ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्रिपेयर नहीं किया, मुझे टाइम ही प्रिपेयर के लिए 8 फरवरी को था डीआरडीओ का इंटरव्यू। तो मैंने सिर्फ गेट की
फोकस के साथ किया है। डीआरडीओ के लिए एक दिन भी नहीं पढ़ा कुछ भी, उस वो जो आपने गेट गेट के के लिए पढ़ा साथ ही था, हुआ। बस उसी के साथ आप गए हाँ इंटरव्यू देने के लिए, और इंटरव्यू भी आपने हाँ, क्लियर कर लिया। यस सर। नाइस नाइस, वेरी गुड। सो हिमांशु, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आपकी 44 रैंक आपकी इतनी आई, ठीक है। मतलब बोलने भी काफी लंबा लग रहा है। तो आपकी 4500 आपकी रैंक आई, उसके बाद में आपने कैसे, मतलब आपको कैसे बिलीव था कि आप टॉप 150 रैंक ले आओगे गेट के अंदर? मतलब उस टाइम आपका मोटिवेशन कैसा था, आपको कैसा लग रहा था? क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं, मेरे से नहीं होगा, मेरी अच्छी रैंक नहीं आई, मेरे दूसरे अटेम्प्ट के अंदर भी मेरी 4500 रैंक आई है? तो फिर आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि चलो एक बार और करते हैं, चलो देखते हैं इसको टॉप रैंक लानी है? सर मेरा जैसे 12th के बाद में आईआईटी में भी हो गया था, लेकिन रैंक अच्छी नहीं थी उस टाइम। तो भैया, उस पेपर देने के बाद मैंने भैया से जैसे बात करी, तो भैया ने कहा कि जॉब ऑफर भी था मेरे पास, जैसे टीसीएस से और उससे एक और है कंपनी, उससे जो दो ऑफर, इन्फोसिस, हाँ, उस दोनों से जॉब ऑफर भी था। तो भैया ने यही कहा एक अटेम्प्ट और दे दे, उसके बाद फिर कुछ भी करियो, मैं कह रहा हूँ एक अटेम्प्ट दे दे, इसमें तेरे साथ बहुत कुछ गड़बड़ी भी हुई थी मेरे साथ में, कि गाइडेंस वगैरह भी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास मैं खुद ही कर रहा था लास्ट ईयर 22 में। और दूसरा मेरा सर सरफेस लेवल पे ही क्लियर थे, सब्जेक्ट पढ़े थे सारे, लेकिन वो डेप्थ में नहीं थे। थोड़ा सा भी क्वेश्चन जैसे ट्रिकी वगैरह हो जाए तो नहीं हैंडल कर पाता था उसे। तो फिर उनके कहने पे फिर मैंने स्टार्ट की, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था बिल्कुल भी, ओके, बस स्टार्ट की थी। बस आपने स्टार्ट कर दी कि देखा हाँ जाएगा। लेकिन ये जो आपने जो प्रिपरेशन की है, आपने डेडिकेटेड करी है या किसी जॉब के साथ? नहीं, फुल टाइम डेडिकेटेड की थी सर। ओके, और कितना आप पर डे आप कितना पढ़ते थे? तो जैसे मैंने 3 फेज में डिवाइड की थी सर अपनी प्रिपरेशन जो है। फेज वन मेरा सितंबर तक था, तो उसमें सर थोड़ा कंसिस्टेंसी मेंटेन करना डिफिकल्ट था थोड़ा। तो उसके लिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, कि थोड़ा मॉर्निंग में घर पढ़ लेता था, उसके बाद लाइब्रेरी में 5-6 आवर्स, तो ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहा। और बाद में तो फिर एग्जाम आ गया था नजदीक थोड़ा, तो फिर ऑटोमेटिकली आवर्स इंक्रीज हो गए थे, फिर तो जितना हो सकता है उतना फिर डेडिकेट दिए थे क्लास में। तो शुरू के अंदर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन, मतलब थोड़ा मुश्किल हो रहा था कंसिस्टेंसी मेंटेन हाँ, करना, तो तो इसीलिए लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी मैंने, फिर वहाँ एक शेड्यूल मेरा रूटीन बन गया था, डेली जाना है तो मिनिमम 4-5 आवर तो पढ़ना ही पढ़ना है। लाइब्रेरी ज्वाइन करने से पहले मतलब पूरा दिन क्या चलता था दिमाग में? मतलब क्या करते थे ऐसे बैठे बैठे? क्या कौन से सोशल मीडिया था, या फिर क्या करते थे जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा था? मतलब आपकी कंसिस्टेंसी जो मेंटेन नहीं हो रही थी, नहीं, तो घर पे था किन चीजों मैं की वजह सर, से? मैं यहाँ फैमिली के साथ में थोड़ा नहीं हो पाता था, यहाँ पे घर पे ही है सब लोग, तो यही बार बार डिस्ट्रैक्ट सा ही मन नहीं करता था, वो ये थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन डिफिकल्ट हो जाती थी, इसीलिए कर ली थी शुरुआत में। ओके, फिर आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, और वहां हाँ पर आप दिन में कितने आवर्स, आप बोल रहे हो कि 5 घंटे आप रोजाना पढ़ते थे? हाँ, मिनिमम 5-6 आवर डेली चलता था वहाँ पे, वो कंसिस्टेंसी टूटी नहीं थी, इससे बहुत फायदा मिला था मुझे। ओके, और फिर आपने ये जो प्रिपरेशन आपने शुरू करी, तो इसके अंदर आपने ओवरऑल आपने कब सिलेबस कंप्लीट किया, कैसे सिलेबस कंप्लीट किया? आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कब सॉल्व किए? तो जो ओवरऑल जो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जैसा सर मैंने बताया, जैसे मैंने अपनी 3 फेज में डिवाइड की थी सर अपनी स्ट्रेटेजी इस साल के लिए। तो फेज वन में मेरा ये था कि मैंने बेसिक सरफेस लेवल में सब्जेक्ट पढ़े थे, लेकिन डेप्थ में नहीं पता थे, तो मुझे था कि सारे सब्जेक्ट मुझे अच्छी तरह डेप्थ में क्लियर करने हैं सितंबर लास्ट तक। तो फेज वन में ये था, उसमें पीवाईक्यू लगाने हैं, और एक टेस्ट सीरीज थी, ऐसे ही ले ली थी मैंने एक कोचिंग की, तो एक टेस्ट सीरीज थी। तो ये मैंने कंप्लीट किया था सर फेज वन में। और फेज टू में सर एक टेस्ट सीरीज ली थी, और सारे सब्जेक्ट रिवीजन अक्टूबर नवंबर 2 मंथ में। और फिर फेज थ्री में मैंने स्पेशली पहले से ही मतलब रखा था कि गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज सॉल्व नहीं करूंगा, बाद में ही करनी है। फिर वो लास्ट में दिसंबर और जनवरी सारे गेट ओवरफ्लो और गो क्लासेस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज सॉल्व की थी मैंने, और रिवीजन ये किया था। ओके, तो जो फेज वन है आपकी, मेनली आपने जो अपना जो सिलेबस कवर किया, वो आपने फेज वन के अंदर आपने सितंबर तक सिलेबस कवर किया। उसके बाद में हाँ फिर आपने फिर आपने बेसिकली आपने 3 या 4 महीने टेस्ट सीरीज और रिवीजन के अंदर किए। हाँ हाँ हाँ, तो दो जो ये जो आइटरेशन लगा दिए थे मैंने। तो ये जो आप सिलेबस जो आप कवर कर रहे थे, तो इसके अंदर आप मतलब कितने आप क्या किस तरह से कर रहे थे? आप लेक्चर्स कितनी देर देख रहे थे हर दिन,
नोट्स खुद के बना रहे थे या आप अनोटेटेड नोट्स यूज कर रहे थे? कितने लेक्चर्स आप पर डे देखते थे? क्योंकि गो क्लासेस के अंदर लास्ट ईयर हर एक लेक्चर 2-2 घंटे का होता था, 2 या ढाई घंटे का लेक्चर होता था लास्ट ईयर। इस ईयर एक्चुअली चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो इस साल आपको मैं बता दूं कि जो लेक्चर्स हैं वो हाफ एन आवर के, मतलब एक लेक्चर जो है वो हाफ एन आवर का है। तो इस तरह से थोड़ा मतलब ऐसा नहीं लगता कि एक लेक्चर काफी लंबा है। तो जो लेक्चर्स हैं वो हाफ एन आवर के हैं। तो आपने लास्ट ईयर आपने किस तरह से किया? आपने कितने 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 आप लेक्चर्स देखते थे हर दिन? और क्या आप अपने नोट्स बनाते थे? सर मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिए थे सब्जेक्ट अपने, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम सीओए और ऑपरेटिंग सिस्टम सीओए और कंप्यूटर नेटवर्क और डीबीएमएस। ये जैसे कि मैंने क्लियर कर रखे थे, इसमें मुझे डाउट बहुत ज्यादा थे, तो ये मैंने क्या किया था गो क्लासेस की, क्योंकि पहले पढ़े थे तो मैंने वीडियो खोल खोल के स्पेशल टॉपिक्स के अपने सारे डाउट यहाँ से क्लियर करे, और बाकी डाउट्स मैंने प्राइवेट ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे वहां से क्लियर करे इन सब्जेक्ट के। और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है डीएसएल को, टीओसी कंपाइलर डिजाइन और डिस्क्रीट में, ये मैंने स्क्रैच से पढ़े थे, क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने ये बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ी थी गो क्लास से। तो मैं दो सब्जेक्ट लेके चलता था सर, एक तो जिसके मुझे बेसिक डाउट क्लियर करने हैं, एक जो मुझे स्क्रैच से पढ़ना है। ये साथ में लेके चलता था दो सब्जेक्ट, एक लेक्चर ही रखता था मैं डेली, उस हिसाब से करता था। आप खुद के नोट्स बनाते थे, डिटेल्ड नोट्स? हाँ हाँ हाँ, सारे मैंने खुद ही बनाए थे। अच्छा, तो कितनी कॉपियां आपके पास होंगी अपने नोट्स की? सर अभी सामने ही रखी है बहुत ज्यादा है, हर सब्जेक्ट आप की नोट होती है। आप उनकी एक बार फोटो भेज देना, अपने जो गेट के जो आपके नोट्स हैं उनके। आप हाँ हाँ। बाद में इस इंटरव्यू के बाद में आप अपने वो फोटो भेज देना। ठीक है, मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दूंगा वो। तो आपने बेसिकली खुद के नोट्स बनाए, डिटेल्ड नोट्स बनाए आपने, तो उसके अंदर कितना टाइम लगता था? आप बोल रहे हो कि आप एक लेक्चर देखते थे एक दिन में, मतलब दो सब्जेक्ट आपके पैरेलली आप चला हाँ रहे थे। हाँ हाँ लेकिन जो आप स्क्रैच से कर रहे थे, जैसे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर, ये या हम्म, कंपाइलर डिजाइन, इस तरह के जो सब्जेक्ट हैं आप स्क्रैच से कर रहे थे, इनका आप एक लेक्चर देखते थे रोजाना। और हाँ हाँ दूसरा जो सब्जेक्ट है, जो ये आपने जो सिस्टम के सब्जेक्ट बताए, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर हाँ ऑर्गेनाइजेशन, उनके आप डाउट क्लियर कर रहे थे प्राइवेट हाँ टेलीग्राम हाँ ग्रुप के ऊपर पूछ पूछ के। हाँ, और वहां से कुछ टॉपिक खुद खोल खोल के वहां पे जो रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल थे ना 2022 के लिए भी हमारे लिए, राइट, यस यस। प्रीवियस। उनमें से भी मैं, हम हाँ हम हर बार उनसे ऐसा भी करते हैं डाउट क्लियर। हिमांशु। हर बैच के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम लास्ट ईयर के हमारे कंप्लीट कोर्स भी हम एक कॉम्प्लीमेंट्री हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप 2023 बैच के स्टूडेंट हो, तो आपको भी हमने हमारा 2022 का कोर्स भी आपको हमने कॉम्प्लीमेंट्री दिया था कि आप अगर चाहो तो उस कोर्स को भी फॉलो कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपको हाँ हाँ बेसिकली, आप चाहो तो हमारी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लो, हमारा शेड्यूल आप फॉलो कर लो। लेकिन अगर आप रिपीटर हो तो आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हो। तो उसके लिए हमने आपको हमारा 2022 का जो कोर्स था वो भी हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री फ्री के अंदर आपको प्रोवाइड किया था, ताकि आप अपनी स्ट्रेटेजी अगर बनाना चाहो तो वो आप बना सको, और वो आपने बनाई, तो वो आपके काफी हाँ। काम भी आई। राइट। ओके, सर सो उसका फायदा भी बहुत ज्यादा हुआ था कि जो मुझे वेट नहीं करना पड़ा था कि कब स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट अवेलेबल थे, कुछ मैंने जैसे साथ में भी किए थे, लेकिन मुझे ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा था, क्योंकि पढ़ा क्वालिटी तो वही है सर, आप वो भी पढ़ा सकते हैं, ऐसा ज्यादा फर्क नहीं था उसमें, तो फिर कंटेंट नहीं बदलता है, जो कॉन्सेप्ट है, कंटेंट है, वो नहीं बदलता है। बस कुछ एग्जांपल्स ज्यादा हो जाते हैं, एग्जांपल्स, क्वेश्चंस, वेरिएशंस। ठीक है, ये जो प्रैक्टिस, बेसिकली जो प्रैक्टिस मटेरियल है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि सेम चीज हम इस बार भी कर रहे हैं। सेम आपको अभी आपको तो पता ही है कि आप अभी भी प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप के अंदर हो, और जो हमारा जो एक टेलीग्राम के ऊपर हमारा जो एक एलुमनाई ग्रुप है उसके अंदर भी आप हो। तो आपको पता है कि इस बार भी क्या हो रहा है, जो हमारे 2024 की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनको हमने हमारा 2023 का कंप्लीट कोर्स, पूरा कंप्लीट कोर्स हमने उनको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्री के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। और साथ में हमारा 2024 का कोर्स भी हमारा चल रहा है। तो जो स्टूडेंट जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, फर्स्ट टाइम जो गेट की प्रिपरेशन शुरू कर रहा है, वो हमारा 2024 का कोर्स जो शेड्यूल है उसको फॉलो करता है। और जो स्टूडेंट रिपीटर है, जो दोबारा तैयारी कर रहा है, वो चाहे तो हमारा 2024 का शेड्यूल फॉलो कर सकता है, या फिर हमारा लास्ट ईयर का जो कंप्लीट कोर्स है, जो पूरा कोर्स उनको मिला हुआ है, उसको भी वो अपनी हिसाब से देख सकते हैं। अगर उनको मान लो
कि हमारे 2024 के शेड्यूल में मान लो कि अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स चल रहा है, और अगर स्टूडेंट्स आता है कि मैं डीबीएमएस पढूं, तो वो चाहे तो हमारा जो लास्ट ईयर का जो कंप्लीट कोर्स है उससे वो पढ़ सकता है। तो ये सेम चीज हमने इस बार भी करी है, हम अगले साल भी करेंगे। तो ये चीज तो हम कंटिन्यूस रखेंगे, क्योंकि इसका काफी बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिल रहा है। और सर रिपीटिंग को अभी बहुत बेनिफिट मिलता है इसका। बिल्कुल बिल्कुल, आपने भी जैसा बताया, आपको भी इसका काफी बेनिफिट मिला। तो इट्स गुड टू हियर। तो आपकी रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या थी? सर किस फेज में, फर्स्ट में? आपने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आपने जो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, लेट्स अज्यूम आपने टीओसी कंप्लीट कर लिया आपने। अब उसके बाद में फिर आप उसको क्या करते थे, क्या आप उसको 2-3 महीने आप उसको छोड़ देते थे, किसी दूसरे सब्जेक्ट में लग जाते थे, और फिर 2-3 महीने बाद आपको लगता था कि यार मैं टीओसी भूल चुका हूँ, क्योंकि पिछले 2 महीने से मैं किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर लगा हुआ था, तो अब मैं टीओसी भूल गया हूँ, मैंने टीओसी आज से 2-3 महीने पहले पढ़ा था। तो अब उसके रिवीजन के लिए आप क्या करते थे, या मतलब वो मैं पूछ रहा हूँ कि ऐसा होता था कि आप कोई सब्जेक्ट आपने कवर कर लिया, फिर 2-3 महीने बाद आपको लगता था यार मैं तो भूल गया वो सब्जेक्ट? सर जैसे मैंने काफी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी वगैरह भी देखी थी काफी जो है, तो उससे एक चीज मेरे लिए ये था कि जैसे सब्जेक्ट मैंने टीओसी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद जो मैं दो सब्जेक्ट लेके चलता था जैसे मैं साथ में, तो मैं दूसरा सब्जेक्ट जो पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर बाद फिर उसमें सर रिवाइज करने के बाद जब तक क्वेश्चन सोल्व ना करो तो उस लेवल का नहीं हो पाता था सर, वो सिर्फ रिवीजन से काम नहीं होता था उसमें जो है। तो मेरा यही था कि पहले मैं दो दो करके सब्जेक्ट ग्रुप में फिनिश कर दे रहा हूँ, इसके बाद में ये बार बार 3-4 टाइम आइटरेटिव रिपीट कर दूंगा, उसी से हो गया था फिर ओके। यही आइटरेशन जैसे मैंने फिर सेकंड फेज में रिपीट किया, फिर थर्ड फेज में 2 बार रिपीट किया, तो इससे ओवरऑल मेरा 3-4 टाइम्स रिवीजन हो गया था सारी चीजों का ऐसे। ओके। और फिर लास्ट फेज में मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, तो उनको रिवीजन करता रहता मैं, तो उससे हो गया था मेरा ये, ऐसे मैनेज किया था रिवीजन। ठीक है। और आपने टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट करी? गो क्लासेस की तो लास्ट फेज में स्टार्ट की थी, मैंने बचा के रखी थी, एक भी टेस्ट नहीं दूंगा इसका, मैं लास्ट में दूंगा। अच्छा। और अदर इंस्टीट्यूट की मैंने साथ ही साथ स्टार्ट की थी उसके प्रिपरेशन के साथ, जब मैं सिलेबस फिनिश कर रहा था उसके साथ ही साथ। और जो टेस्ट सीरीज से पहले जो गो क्लासेस के जो वीकली क्विजेज होते थे, आपने हाँ, उनको फॉलो किया? कुछ किए थे, सारे नहीं कर पाया था मैं, कुछ किए थे सर। ओके, क्या क्या रीजन था कि सारे नहीं कर पाए थे? सर मैं पीवाईक्यू में ही टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं कुछ पीवाईक्यू ना गेट ओवरफ्लो की सारी कमेंट पढ़ता था, उसमें काफी टाइम लग जाता था मुझे। जैसे जो भी क्वेश्चन मिलता था गेट ओवरफ्लो पे, मैं पीवाईक्यू वहां से भी करता था, तो उसमें भी काफी टाइम। और फिर आपके जो लेक्चर्स हैं उनको भी मैं पहले पूरा देखना, फिर उसके नोट्स बनाना, तो डबल टाइम लग जाता था सर, इतना ही मैनेज होता था। ओके। तो लास्ट ईयर हमारी टोटल 20 वीकली क्विजेज थी ऑलमोस्ट। और वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि लास्ट ईयर और इस ईयर के अंदर क्या थोड़ा सा फर्क है, कि इस साल ऑलरेडी, अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी मई का 10 मई हुई है, तो 10 मई को हम ये इंटरव्यू हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी तक ऑलरेडी हमारी 13 या 14 वीकली क्विज ऑलरेडी हो चुकी हैं। लास्ट ईयर कंप्लीट टोटल मतलब 20 वीकली क्विज थी। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि टोटल जो वीकली क्विजेज होंगी वो 50 या 60 से भी शायद 50 या 60 के आसपास जाएंगी। टेस्ट सीरीज अलग है, टेस्ट सीरीज, वीकली क्विजेस, गेट हाँ। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, तो बहुत कुछ है इस बार। लेकिन लास्ट ईयर जो वीकली क्विजेस थी उनमें से आपने कितनी दी थी? मैंने सर डिस्क्रीट मैथ की दी थी, क्योंकि मुझे डिस्क्रीट मैथ में पहले बहुत दिक्कत होती थी, तो क्वेश्चन करने से और ज्यादा क्लियरेंस आ जाती है उसमें जो है, एकदम और ज्यादा क्लियरेंस, तो डिस्क्रीट मैथ की मैंने लगाई थी, यही लगाई थी। और सी प्रोग्रामिंग भी लगाई थी, हाँ सचिन सर की, वो भी बहुत ज्यादा अच्छी थी सी प्रोग्रामिंग डिस्क्रीट में, ये दो की लगाई थी मैंने। ओके ओके। और उसके बाद आपने टेस्ट सीरीज शुरू करी। तो हाँ, थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ कि क्योंकि आपने ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3 टेस्ट सीरीज दे दी, आपने हाँ। ऑलरेडी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज भी दे रखी है, और आपने गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज और गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज आपने लास्ट के 2 महीने के अंदर दी। तो आप एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बिना नाम लिए दूसरे इंस्टीट्यूट का हम कुछ मतलब कोई डिमीन नहीं करना चाहते, तो आप कुछ कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको क्या लगा गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के अंदर या गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज के अंदर, आपको क्या क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, थोड़ा सा आप कुछ रिव्यू दे सकते हैं? सर टेस्ट सीरीज के बेस पे सर इतना कह सकता हूँ कि जैसे गेट प्रिपरेशन एक साइड है, और गो क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज है सर वो एक साइड मान लो आप, इतना ज्यादा, क्योंकि हर क्वेश्चन ऐसा लगता था, हर क्वेश्चन इतनी अच्छी तरह फ्रेम्ड किया गया है, जैसे गेट में हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो एकदम नया फील होता है ना, नया क्वेश्चन आ रहा है, ऐसी टेस्ट सीरीज का हर क्वेश्चन एकदम नया फील होता था, उसे पहले समझना और फिर इंटरप्रेट करना उसे,
और बाकी जो इंस्टीट्यूट में जो दे रहा था ना, जनरल क्वेश्चन वही होते थे, किसी भी में फॉर्मूला लगाया सीधे, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क के डायरेक्ट फॉर्मूला टीटी इक्वल टू, वो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीधी सॉल्व कर लिए, यही क्वेश्चन होते थे जनरली इंस्टीट्यूट में। तो ये बहुत ज्यादा, इसीलिए मैंने लास्ट के लिए रखी थी गो क्लासेस की। एक दो टेस्ट देने के बाद मैंने कहा लास्ट में करूंगा इसी में, तो नवंबर दिसंबर जनवरी में पूरी लगाई थी, इसलिए मैंने वो पूरी पूरी टेस्ट सीरीज 2 महीने में? दोनों की सर यही था, रिवीजन करना और टेस्ट सीरीज, और कुछ नहीं था लास्ट के 2 मंथ में, और जो हमारे जो इसीलिए। लास्ट में 3 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी हुए थे गो क्लासेस के अंदर, हाँ आपने वो अटेम्प्ट किए थे? ये सर मॉक वन में सर मेरे जो मार्क्स हैं एग्जैक्टली वही गेट में, मॉक वन मॉक में वन, जो है आपके एआईएमटी जो वन मॉक में। वन के मार्क्स हैं, हाँ हाँ, तो 4th रैंक थी उसमें सर मेरी। बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं हिमांशु, मुझे हमारे खुद के भी जो गो क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी मुझे ये चीज़ बोली है, और जो हमारे टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी हमें ये चीज़ बोली है कि जो हमारा जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 था, जो AIMT 3 था, उसके मार्क्स जो थे वो लोगों के गेट 2023 के मार्क्स के सेम थे। और आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपके मतलब जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 1 के अंदर आपके मार्क्स थे वो आपके गेट के मार्क्स थे। और लेकिन सर जो लेवल था वो एआईएमटी 3 जैसा ही था, गेट का जो था। बिल्कुल हाँ, AMT 3 जो था वो हमारे जितने भी मॉक टेस्ट थे, टोटल गो क्लासेस के अंदर सब 9 में मॉक टेस्ट थे और गेट ओवरफ्लो के अंदर टोटल 6 मॉक टेस्ट थे। तो ये जो 15 मॉक टेस्ट हैं इनके अंदर हाँ सबसे जो इजी लेवल का जो मॉक टेस्ट था वो AIMT 3 था, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3। और हाँ जो गेट 2023 का एग्जाम था वो भी एकदम उसके जैसा ही था। और एक और अच्छी चीज मैं आपको बताता हाँ हूँ कि हमारा जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट 3 था वो फाइनल मॉक टेस्ट था, वो हमारा हुआ था 29th, आई थिंक आपको शायद 29th जनवरी को हुआ हाँ हुआ था। हाँ और उसके हाँ उसके हाँ 5 दिन बाद ऐसे में ही ही हुआ गेट का एग्जाम था। और दोनों था। और हाँ दोनों हूबहू सेम, मतलब दोनों का लेवल एकदम सेम, सब कुछ सेम। एक तो हाँ लेवल तो एकदम सेम था, ऐसा ही था लेवल। ओके। सो हिमांशु, आपने PYQs की बात करी तो जैसा आपने बताया कि आप सारे कमेंट्स पढ़ते थे, तो आपका PYQs जो है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपका काफी टाइम लगता था। तो आपने ओवरऑल मतलब किस तरह से अप्रोच किया? क्या आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं क्या आपने सारे सॉल्व किए, मतलब, या फिर आपने सिर्फ लास्ट 10 और 20 ईयर्स के सॉल्व किए? नहीं सर, मैंने जैसे ड्रॉप किया था तो इस बार कोई रिस्क का कोई सीन ही नहीं था, तो सारी सॉल्व किए थे। लेकिन जो थोड़े से ट्रिकी होते थे उन्हीं को पढ़ता था मैं गेट ओवरफ्लो से, और जो बहुत बेसिक थे उसको फिर मैं खुद ही जो क्लासिक बिल्कुल थे ऐसे किए थे। लेकिन सॉल्व सारी बुक खरीद ली थी मैंने, तो बुक से मैंने सारे सॉल्व किए थे। तो जो जो गेट ओवरफ्लो की जो बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक्स हैं, उनको आपने बेसिकली सारा हाँ सॉल्व किया। जो इजी क्वेश्चन थे उनके लिए आपने सारी एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ी, लेकिन जो कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस थे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड हाँ क्वेश्चंस थे, उनके लिए आपने कंप्लीट डिस्कशन पढ़ा गेट ओवरफ्लो के ऊपर, कमेंट्स, सारे आंसर, सब कुछ आप पढ़ते थे। ओके ओके, हाँ, उससे नाइस। सर सीखने को बहुत कुछ मिलता था, बहुत ज्यादा, मतलब उस टॉपिक के डिफरेंट एंगल से सीखने को मिलता था कमेंट पढ़ के। क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी हमें डाउट होते हैं वो सारे डाउट वहाँ पे कवर्ड ही होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर सभी को ही हुए होते हैं वही डाउट जो है। ओके ओके। सो हिमांशु, एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, वो है कि क्या आपको लगता है कि गेट की जो एग्जाम है वो सर्टेन एग्जाम है? सर्टेन मतलब क्या आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी सॉल्व किया है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, ओके, सारा सिलेबस कवर कर रखा है, मतलब एक बहुत ही अच्छी, एक बहुत ही खूबसूरत तैयारी उन्होंने करी है, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है कि उनकी रैंक 1000 के अंदर ही ना आए? क्या ऐसा हो सकता है? आपको क्या लगता है कि गेट की एग्जाम सर्टेन है वेरी वेरी या रेयर चांसेस है, बहुत वेरी रेयर रेयर? चांसेस है। अगर कोई हेल्थ इश्यू आ जाए या कोई दिक्कत आ जाए वो अलग बात है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ मोस्टली, क्योंकि जो मार्क्स मेरे मॉक्स में ही आ रहे थे उनसे ही लगभग लग गया था कि हाँ इस बार गेट भी सही जाएगा, क्योंकि मॉक्स भी सारे सही जा रहे थे। तो उससे ही लग रहा था कि जब सारे मॉक्स ही सही जा रहे हैं तो गेट भी फिर नॉर्मल ही आएगा। तो आपको लगता है कि जो गेट एग्जाम है वो सर्टेन है, मतलब कि हाँ जैसे कुछ जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कोई स्टूडेंट जो गेट की अभी तैयारी शुरू करना चाहता है, उसको गेट का नहीं पता, उसको नहीं पता कि गेट की एग्जाम कैसी होती है, कैसे होता है, लेकिन वो कभी कभी इस डर में रहते हैं कि यार मैं तैयारी भी करूं, मैं अच्छा अपना टाइम भी दूं, 1 साल लगाऊं, अच्छी तैयारी करूं, डेडिकेटेड तैयारी करूं मैं, लेकिन फिर भी मेरा ना हो, फिर भी मेरे अच्छी रैंक ना आए, मेरी टॉप 500 या टॉप 1000 के अंदर मेरी रैंक ना आए। तो ये चीज, ये एक बहुत कॉमन डाउट है जो हमें मिलता रहता है, हमें
लिंक्डइन या किसी भी या फिर हमारी जो गो क्लासेस वेबसाइट पे जो क्वेरीज आती हैं या हाँ हमें हाँ। मेल आता है, तो उसके अंदर ये बहुत ही कॉमन डाउट है। जो स्टूडेंट जो गेट की तैयारी अभी शुरू करना चाहते हैं, वो सोच रहे हैं कि गेट की तैयारी करूं कि ना करूं, उन स्टूडेंट्स को ये डाउट बहुत ज्यादा रहता है कि क्या सर मतलब बहुत इतनी, रेयर चांसेस सर, बहुत रेयर है बहुत आपको लगता है? रेयर। बस एक सर गाइडेंस जरूरी है सर, जैसे कि लास्ट ईयर मेरे पास सर गाइडेंस नहीं थी, इस साल में आपके और सचिन सर के बहुत ज्यादा टच में ही रहा था, इसीलिए तो एक प्रॉपर गाइडेंस जरूरी है, और दूसरा सर कंसिस्टेंसी हो। तो बहुत ओके। रेयर चांस है सर कि दिक्कत हो जाए कोई भी। तो हिमांशु, जो हमारा जो गो क्लासेस के ऊपर जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है, हाँ हाँ। उसने आपकी किस तरह से हेल्प करी? जो आपके डाउट सपोर्ट हैं, या आपको कुछ भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल डाउट है, या कुछ भी आपको मोटिवेशन चाहिए या कुछ भी, तो उसने आपकी किस तरह से हेल्प करी? मोटिवेशन तो लक्ष्मण भैया उसमें ग्रुप में डेली डालते रहते थे। राइट। नहीं, डाउट तो सर सारे ही क्लियर वहां पे ही पूछते थे, सारे डाउट ही क्लियर हो जाते थे ग्रुप में, जो है डिस्कशन करके हो ही जाते हैं। वैसे डाउट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती सर, क्लास में ही बहुत ज्यादा बेसिक्स ही पढ़ाया गया है सब कुछ, जो है बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ये नहीं पता चलता फिर एडवांस में कैसे पहुंच रहे हैं। तो डाउट ज्यादा इतनी ज्यादा होती नहीं है, तो फिर बिल्कुल भी पर बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से हमने सारे सब्जेक्ट जो हैं वो हमने एकदम बेसिक से स्क्रैच से, हाँ आपको किसी भी प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं सोचना कि हाँ। मुझे कुछ इस सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले मुझे किसी चीज को जानने की जरूरत है, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एकदम बेसिक से और बिल्कुल एकदम डेप्थ के अंदर पढ़ाया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक छोटी सी चीज है जो गो क्लासेस के अंदर थोड़ी यूनिक है, वो मतलब हम उसके ऊपर प्राउड भी फील करते हैं, वो ये है कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी फॉर्मूला, कोई भी थ्योरम, कुछ भी आपको देते हैं, कोई भी टेबल थ्योरम फॉर्मूला कुछ भी है, तो वो हम आपको प्रूफ के साथ देते हैं। हम आपको प्रूफ भी बताते हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं है कि आपको फॉर्मूला रट लिया फिर आप उस रटे हुए फॉर्मूले के ऊपर दो चार क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। या डिसाइडेबिलिटी की जो टेबल है वो रटने की जरूरत नहीं है। हाँ तो बेसिकली पूरे गो क्लासेस के जितने भी 10 सब्जेक्ट या 12 सब्जेक्ट, जो पूरा जो गेट का हाँ। सिलेबस है उसके अंदर, हर कोर्स के अंदर हमने आपको जितनी भी चीजें पढ़ाई हैं, ठीक है, कोई भी थ्योरम, कोई भी प्रोसीजर, टेबल, फॉर्मूला, सब कुछ वो हमने आपको प्रूफ के साथ पढ़ाया है। तो ये एक हम काफी प्राउड फील करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को रटने की जरूरत नहीं है, वो समझ सकते हैं। तो आपको क्या लेकिन लगता सर है कि इसी ये चीज कैसी थी? सर इसी का मुझे फायदा मिला था इस साल डीआरडीओ में, इसी वजह से सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि पेपर जो आया था सब्जेक्टिव था सर, इसका रिटन टेस्ट जो है, तो उसमें काफी प्रूफ्स पूछे गए थे वहां पे। तो मैंने प्रिपेयर कुछ नहीं किया इसके लिए, लेकिन सर मैंने पढ़े हैं क्लासेस में, सारे प्रूफ्स के साथ सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो फिर वहां पे सर सब कुछ बहुत आसान हो गया था मेरे लिए उस एग्जाम को करना, जो है इस बार गेट का पेपर तो इजी आया था, इतनी ज्यादा उसमें जरूरत नहीं पड़ी थी, जैसे 22 का तो थोड़ा सही था, लेकिन सर इंटरव्यू में और उसमें मुझे बहुत बेनिफिट हुआ इस चीज का। इंटरव्यू में भी काफी प्रूफ पूछ रहे थे वो, जो है प्रोफेसर जो है, तो इस चीज का मुझे उसमें बहुत फायदा हुआ। चलो अच्छा है, डीआरडी। हमारा कोर्स आपकी गेट के बाद भी हेल्प कर रहा है। यस। हिमांशु, एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो है कि आप जब टेस्ट देते थे, चाहे वो वीकली क्विज हो या किसी भी, जो आपने जो दूसरी जो टेस्ट सीरीज दी हैं वो, या फिर गो क्लासेस और गेट ओवरफ्लो की टेस्ट सीरीज, जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं उनके अंदर आपके लो मार्क्स आते थे, तो आपको डीमोटिवेट फील नहीं होता था कि यार मेरे लो मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मैं कैसे इंप्रूव करूं? उसके उस डीमोटिवेशन की वजह से कभी ऐसा हुआ कि आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा कि यार मेरे तो नंबर ही नहीं आ रहे, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ? क्या ऐसा हुआ, या फिर कभी लो मार्क्स आए ही नहीं? नहीं सर, लो मार्क्स इस बार क्योंकि बहुत ज्यादा डेडिकेशन से ही करी थी प्रिपरेशन, जो है तो लो मार्क्स कम आए थे, इतनी ज्यादा आए, और टेस्ट सीरीज में तो खैर टॉप ही रहते थे लगभग, लेकिन लास्ट में मेरे लो मार्क्स आए थे। लेकिन यही था सर, ऑप्शन भी नहीं था इस साल से, जो भी हो करना ही था लास्ट तक एग्जाम तक। तो थोड़ा ब्रेक ले लेता था सर, लो तो फील होता ही है उसमें। एक बार मॉक में भी मेरे 48 मार्क्स वगैरह आए थे, लोएस्ट मुझे ध्यान है, तो उससे लगा था कहीं गेट में ही 48 ना आ जाए। तो भैया हमारा ने फिर समझाया था थोड़ा, तो उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट कर दी थी। तो जितने भी गो क्लासेस के जो 9 जो मॉक टेस्ट थे उनके अंदर क्या लगता है एवरेज आपके कितने मार्क्स आते थे? आपने बोला कि मिनिमम आपके 48 आए थे, ऑन एवरेज कितने आते हाँ, थे? एवरेज ऐसे ही रहते थे 55 to 60, यही रहते थे जनरली। ये एवरेज थे? हाँ, कभी कभी 70 भी पहुंच गया, लेकिन जनरली यही था सर, 55 to 60। मैंने सर आपने फिर ये भी बताया था, मैंने आपको सर टेक्स्ट भी किया था कि लास्ट ईयर जो टॉपर्स हैं उनकी भी यही थे, तो ज्यादा टेंशन मत लो, बस करते रहो, ये बहुत अच्छे हैं सर, आप
मैंने बात भी हुई थी उस हमारी टाइम कॉल पे। पे भी बात हुई थी एग्जाम से पहले। गेट हाँ शायद जब मॉक टेस्ट चल रहे थे तो आपने मेरे को मुझे याद है आपने कॉल किया था, मैंने आपको पूरा बताया था कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप मतलब 55-60, ये कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं कि यस कभी सर, आपके यस 60 मार्क्स आ गए और आपके कंसिस्टेंटली 40-45 आ रहे हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप गो क्लासेस की टेस्ट सीरीज के अंदर अगर आप 55 से 60 के बीच अगर आप मार्क्स ला रहे हो और कभी कभी आप 70 भी ला रहे हो, 71 भी ला रहे हो, हाँ, कभी तो कभी हो गया। तो दैट इज वेरी गुड। मतलब यही चीज मैंने आपको कॉल पे भी समझाई थी, और तो मुझे हाँ, याद है वो यस हमारी सर, कन्वर्सेशन हुई थी एग्जाम से पहले। यस सर। ओके। तो एक और चीज कि जब आप टेस्ट दे देते थे, कोई भी टेस्ट है वो देने के बाद में आप उसका एनालिसिस कैसे करते थे? सर एनालिसिस एक एक क्वेश्चन का ही पूरा देख के ही करता था सर उसका। एक जैसे पूरा टेस्ट सही हो गलत हो जो भी हो, मॉक टेस्ट के अंदर हर सिक्सटी क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन पढ़ता था। हमारे होते थे। वो हाँ, मॉक टेस्ट होने के बाद में, मॉक टेस्ट देने के बाद में आप उन 65 क्वेश्चंस का आप कैसे एनालिसिस करते थे? सारे क्वेश्चन से गो थ्रू होते थे, दोबारा सोल्व करते थे उनको? उसमें भी सर लग जाते थे 2-3 घंटे एनालिसिस करने में उसे पूरे टेस्ट को जो है। तो सारे क्वेश्चन के, लेकिन ये है कि सब कुछ पढ़ रखा था तो इतनी ज्यादा डिफिकल्टी आती नहीं थी समझने में। जैसे जो भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है वो समझ में आ जाती थी, इतनी ज्यादा नया नहीं लगता था कि पहले कर रखा है सब कुछ, तो लास्ट टाइम पे ऐसी दिक्कत नहीं होती थी। ग्रेट, राइट राइट। ओके। हिमांशु, ऐसा कोई सब्जेक्ट जो आप छोड़ के गए, जो आपने कवर नहीं किया, या सारे सब्जेक्ट्स आप कवर करके गए? सर सब्जेक्ट तो सारे पढ़े थे, लेकिन डिजिटल लॉजिक में मैंने सीक्वेंशियल सर्किट छोड़ दिया था सर। पूरा और छोड़ सर दिया? इस बार उससे सर दो क्वेश्चन आए 3 मार्क्स के इस बार। वो भी बहुत आसान आसान, तो उसका भी काफी रिग्रेट था क्यों छोड़ दिया मैंने बाद में। क्यों छोड़े? वही मतलब छोड़ा था बस, और मैं भी कुछ नहीं जानना था। चाहता हूँ कि आपने क्यों सीक्वेंसर सर्किट छोड़ा। हमने सीक्वेंसर सर्किट बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने उसको छोड़ ही दिया, मतलब आपने पढ़ा ही नहीं। नहीं, मैंने लास्ट के लिए शेड्यूल किया था कि इसको मैं लास्ट में करूंगा। तो लास्ट के लिए शेड्यूल करते जैसे मैं पहुंचा था जो लास्ट में, तो लेक्चर काफी ज्यादा थे, उसका ड्यूरेशन से 40 आवर समथिंग का था आपका जो है सीक्वेंस सर्किट जो है। तो फिर उस टाइम सर रिवीजन प्रैक्टिस पे फिर मैंने ज्यादा ध्यान दिया था। मैंने काफी टॉपर्स देखे थे, वो बोल रहे थे एक सब्जेक्ट छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो किया है उसको थोड़ा अच्छे से करो। तो मैंने सोचा जब 2 नंबर है, पहले जो भी किया है उसको थोड़ा अच्छी तरह कर लेते हैं। टाइम तो था, लेकिन मैंने फिर यही है कि छोड़ दिया था फिर। मैंने उस पर नहीं रिवीजन ये और प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान हम्म, दिया था, क्योंकि पीवाईक्यू मैंने 2 बार किए थे ना पूरे। तो मैंने फिर प्रैक्टिस पे ज्यादा वो दिया था। नहीं, दिस इज फाइन एक्चुअली। मतलब ऐसा जितने भी आप टॉपर्स का आप इंटरव्यू देखोगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे टॉपर्स के जो टॉप 100 या टॉप 200 जो रैंकर्स हैं उनके इंटरव्यूज हैं, उनसे भी अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि कुछ स्टूडेंट्स ने सब्जेक्ट ही छोड़ रखे हैं। आपको हाँ, पता होगा आदित्य शो, हाँ, उसने हाँ, दो वो दो सब्जेक्ट छोड़ के सब्जेक्ट गया छोड़े वो। थे। 2 सब्जेक्ट, पूरे पूरे सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट छोड़ के गया वो। फिर भी उसकी ऑल इंडिया रैंक 107 आई। ऐसे और भी हाँ, स्टूडेंट्स हैं जो कुछ टॉपिक्स तो हर कोई किसी ना किसी के छूटेंगे ही। ये तो होना ही है। आपका सीक्वेंस सर्किट छूट गया, लेकिन किसी और टॉपर का कोई और टॉपिक छूटा होगा। हाँ, ठीक है, ये मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो ऐसा कोई परफेक्ट प्रिपरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। आ, हाँ, ये तो है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यार मेरी तो प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट थी, ऐसी परफेक्ट प्रिपरेशन जैसी कोई चीज नहीं होती। सिंपल सी चीज है, गेट की एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है, टॉप करनी है, तो सिंपल सी चीज है, जो आपने पढ़ रखा है वो आपने कितना अच्छे से पढ़ रखा है, राइट? यस सर, यस सर, राइट। जो आपने पढ़ रखा है, जितना पूरी साल आप जिस चीज को आपने पढ़ा है, जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं, क्या आप उनमें से फुल मार्क्स ला सकते हैं गेट के अंदर? आप उनके अंदर गलती मत करो। जो आपने पढ़ रखा है उसमें से फुल मार्क्स ले आओ। बाकी बाकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका छूट गया उससे आपकी रैंक नहीं जाएगी। लेकिन जो आपको आता यस, है उसके अंदर अगर आप उसके अंदर गलती करते हो तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है। अगर आप यस, उसमें अगर गलती नहीं करते, जो आपने पढ़ रखा है, अगर उसमें अगर आप फुल मार्क्स ला रहे हो, या फिर फुल मार्क्स भी नहीं, अगर मान लो 1-2 नंबर की गलती हो जाए तो चलो चलता है। हाँ, लेकिन अगर उसमें से आप मैक्सिमम मार्क्स ला रहे हो, देन दैट इज वेरी गुड, देन यू कैन टॉप द गेट एग्जाम। हाँ सर, बचा कुचा फिर मैंने बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस भी किया था। टेक्निकल में मेरे मार्क्स भी सही थे इस बार, बहुत सही थे टेक्निकल तो। ओके ओके। एप्टीट्यूड थोड़ा बिगड़ गया था। एप्टीट्यूड बिगड़ गया इस बार? हाँ सर, मेरा वर्बल 8 एबिलिटी मार्क्स की थे वजह सर से? एप्टीट्यूड। नहीं, एप्टीट्यूड का भी यही कारण था, थोड़ा डिले करते रहे बाद में कि इजी है बाद में कर लेंगे। जैसे हर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना था, मुझे लगता है ये इस चीज का कि जैसे और सब्जेक्ट पढ़ते हैं ऐसे ही ट्रीट करना था इक्वली उसको।
तो बाद में डिले करते करते थोड़ा, तो उसमें एप्टीट्यूड में 8 मार्क्स हैं, वो 4-5 मार्क्स इजीली बढ़ सकते थे उसमें। ओके ओके ओके, तो उससे नो रैंक प्रॉब्लम। बहुत नाउ अच्छी। नाउ यू हैव 148 रैंक, आपकी टॉप 150 के अंदर रैंक है। चाहो तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, कानपुर, इस तरह की कॉलेजेस में आप जा सकते हो, और डीआरडीओ भी है आपके पास, तो मतलब दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो हिमांशु, एक गो क्लासेस के कोर्स को आप किस तरह से रिव्यू करेंगे कि गो क्लासेस का जो कोर्स है उसने आपकी किस तरह से हेल्प करी, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, बेसिकली ओवरऑल आपका रिव्यू क्या है गो क्लासेस के कोर्स का? सर एक तो सर मुझे डाउट में बहुत अच्छा लगा था सर, कि डाउट क्लियरेंस की बहुत, एक तो डाउट ही कम होते हैं क्योंकि बहुत स्क्रेच से पढ़ाते हैं। दूसरी चीज ये है कि डाउट क्लियर करने के लिए प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जो, उसमें बहुत अच्छा डिस्कशन भी है। और दूसरा सर, ये जो कोर्स है लेंथी तो है, इसका ड्यूरेशन गो क्लासेस के जो कोर्सेज है थोड़े, लेकिन सर इसका फायदा भी है, जैसे कि मुझे डीआरडीओ में इस बार हुआ है प्रूफ के साथ पढ़ने का इसका, तो इसका भी, और थोड़ा ये भी इंटरेस्ट भी आता है, सब कुछ प्रूफ के साथ पढ़ते हैं तो रिमेम्बर भी रहता है, वो थोड़ा इंटरेस्ट भी आता है। और टेस्ट सीरीज तो सर नेक्स्ट लेवल पे, ये टेस्ट सीरीज जो डिजाइन की गई है। ओके। सो हिमांशु, कोई कोई गो क्लासेस के कोर्स का कोई मैजिक मोमेंट, कोई वाव मोमेंट कि किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद में, क्योंकि आपने उससे पहले भी गो क्लासेस ज्वाइन करने से पहले हाँ भी आपकी 4500 रैंक आई थी, उस टाइम भी आपने हाँ। सरफेस लेवल पे आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए थे। तो गो क्लासेस में पढ़ने के बाद में कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा सब्जेक्ट जहां पर आप आपको एकदम वाव मोमेंट की, यार मतलब मजा आ गया, एकदम कुछ अलग तरीके से पढ़ाया गया हो, ऐसा कुछ? यस सर, यस सर। ये सर मेरे साथ हुआ था जब मैं इंजीनियरिंग मैथ पढ़ रहा था। इंजीनियरिंग में तो पहले पढ़ा हुआ था, तो वो उन्होंने 12th के जो फॉर्मूले होते हैं ना, उस तरीके से पढ़ा दिया था, वो लीनियर अलजेब्रा जो है 12th के, सिर्फ मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्मूले, उनका कुछ विजुअलाइजेशन से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे वो, बिल्कुल भी डॉट्स हुए। तो सचिन सर का पढ़ रहा था मैं इंजीनियरिंग में, तो पढ़ने के बाद में एक अलग ही फीलिंग आ रही थी, इतनी ज्यादा चीजों को सर ने कनेक्ट किया था ना, कि उसे फिर विजुअलाइज कर पा रहे थे एक एक चीज को भी, जो सर ने बताई है उनको भी बिल्कुल, और प्रोबेबिलिटी भी बहुत तगड़ा पढ़ाया था मैंने सर को। फिर उस दिन अंदर से फीलिंग इतनी आ रही मैंने कि मैसेज करना तो बनता है सर को, एक बार तो सर को मैसेज करना बनता है। सर को तुरंत मैंने मैसेज भी किया था सर को। सर ये बोल रहे थे कि इससे मुझे बहुत ज्यादा, मेरी जो मेहनत है तुमने रिव्यू से मुझे लगा कि हाँ मैंने कुछ हार्ड वर्क पुट किया है, लेकिन बहुत अलग ही फीलिंग आई थी सर। लगता है ये जब कोई कॉन्सेप्ट सर ज्यादा डेप्थ में पढ़ते हैं तो फिर आती थी। ऐसा आपको हर सब्जेक्ट में भी ऐसा फील आया होगा कि डेप्थ में पढ़ने का सर मजा ही अलग है डीबीएमएस प्रूफ में, के साथ? एक सर डीबीएमएस में मुझे तो पहले पढ़ाया गया था कैंडिडेट की सर पेयर से फाइंड करने के लिए। फिर पहली बार मैंने पढ़ा था, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, मैंने ऐसा कैसे हो सकता है, कोई फैकल्टी ये पढ़ाए, कोई चीज गलत कैसे हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है छुड़वा दे, लेकिन गलत पढ़ा दिया हो, यानी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर आपने प्रूफ भी दिया था, स्टैंडर्ड बुक से स्क्रीनशॉट भी डालेंगे, टूर प्रूफ है उसके, टेस्ट सीरीज में भी था बाद में। तो फिर वहाँ उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। फिर मैंने कि हाँ, ये टोबुलर मेथड जो बताया था आपने कैंडिडेट की फाइंड वगैरह करने के लिए, राइट राइट। तो क्योंकि और उसी में सर डिसाइडेबिलिटी पहले बिल्कुल ही समझ में नहीं आता था, उसे बस टेबल रटते रहते थे, फिर इसके बाद में सर उसे भी फिर विजुअलाइज करके कोई भी क्वेश्चन हो फिर वो हो जाता था। डिसाइडेबिलिटी में बहुत टाइम दिया था, ऐसे काफी जो सब्जेक्ट थे। जो डिसाइडेबिलिटी की टेबल थी वो आपको रटने की जरूरत पड़ी गो क्लासेस से पढ़ने के बाद? नहीं नहीं, वो सर पढ़ते पढ़ते खुद ही याद दिमाग में बैठ गई थी सर वो। फिर सारी प्रूफ से याद था ना, कुछ भी चीज भूलता था तो प्रूफ से एकदम याद था फिर उसका। उस टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं हमने सबके प्रूफ देखे हुए हैं। उस बेसिकली हाँ फाइनली मतलब सारे प्रूफ होने के बाद में जब डिसाइडेबिलिटी खत्म हो गया, हमारा हाँ। डिसाइडेबिलिटी शुरू हुआ, उसके बाद जब खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में मैंने वो टेबल दी कि अब ये यस। खत्म हो चुका है अपना डिसाइडेबिलिटी, हमने सारा चीज कर लिया है, प्रूफ कर लिया है, सब कुछ सीख लिया है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वेरिएशन सब कुछ, मतलब मेरे ख्याल से शायद आपको याद होगा, मैंने शायद ऑलमोस्ट 150 या 200 एक क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, लाइन में बैठ के हम सोल्व कर रहे थे, किसी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस थे, यस। बैक टू बैक हम यस उनको सर। सॉल्व कर रहे थे। हाँ। और जब हमारा डिसाइडेबिलिटी खत्म हो गया पूरा, उसके बाद मैंने वो टेबल दी थी और मैंने कि देखो ये भी हमने प्रूव किया है, इस टेबल के अंदर सारी जो एंट्रीज हैं वो हमने, इस टेबल को हमने पूरा प्रूफ प्रूफ के साथ समझ लिया, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये टेबल यस तो सर। छोड़ो, इसके अलावा हजारों वेरिएशंस हमने समझ लिए हैं। हाँ, माइलीरोड थ्योरम का भी जो प्रूफ वगैरह बताया था उसकी भी बहुत मदद हुई थी बाद में, सारे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए लैंग्वेज वगैरह के। तो ऐसे बहुत टॉपिक थे, अभी तो याद ही नहीं, बहुत टाइम कुछ रिवीजन पढ़ नहीं रहा तो फिर ज्यादा याद नहीं रहते। मतलब मजा बहुत आता था फिर इसमें, जो सारी चीजें, प्रूफ का भी एक अलग ही बेनिफिट है प्रूफ के साथ पढ़ने का।
तो हिमांशु, अभी आपके पास में 148 रैंक है, आपके पास में आईआईटी एमटेक जाने का मौका है, और दूसरी तरफ आपके पास में डीआरडीओ का ऑफर है, साइंटिस्ट साइंटिस्ट बी का ऑफर है। तो कौन सा आप चूज करेंगे? इस बारे में तो काफी बात करी है मैंने, काफी लोगों से एडवाइस भी लिए, आपसे भी पूछा था। तो अभी तो फिर यही लग रहा है कि डीआरडीओ ज्वाइन कर लेता हूँ और देखता हूँ वहाँ का मुझे वर्क कल्चर और अगर पसंद आता है तो करता हूँ। और नेक्स्ट ईयर एमटेक कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर ड्रॉप करके नहीं कर सकते, तो अभी डीआरडीओ ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ जो है। नहीं, ये अच्छा डिसीजन है हिमांशु, अच्छा डिसीजन है। और एक बार डीआरडीओ ज्वाइन करने के बाद भी आप क्या कर सकते हैं कि वहां ज्वाइन करने के बाद आप वहां से भी डीआरडीओ स्पॉन्सर्ड एमटेक भी आप कर सकते हैं। तो हाँ, सचिन जैसे सर ने ही बताया था मुझे, सचिन सर जब बता मैं रहे थे साथ में थे हाँ काफी। जब मैं आईएससी में था तो मेरे बैच के अंदर उनका नाम दीपू है। तो उन्होंने, वो डीआरडीओ से ही हैं, और वो डीआरडीओ स्पॉन्सर्ड एमटेक करी थी उन्होंने, वो मेरे बैच में थे 2018 से 2020। तो इस तरह से वो भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली इट इज अ गुड डिसीजन। आप डीआरडीओ जो है वो हमारे मतलब कंट्री का एक तरीके से मोस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स में से एक है। सो पक्का मतलब काफी एक्साइटिंग ये होने वाला है काफी। तो आई ऑल्सो रिकमेंडेड यू कि आप डीआरडीओ अभी ज्वाइन कर लीजिए। एक बार वहां पे ज्वाइन करने के बाद में आप देखिए, आप चाहो तो वहां से एमटेक के लिए जा सकते हो। तो वो यस दोनों आपके पास में दोनों चीजें हैं वो। तो इट इज ओवरऑल अ गुड डिसीजन। सो हिमांशु, एक और फाइनल चीज, तो गो क्लासेस का फेलिसिटेशन आपको कैसा लगा? जो अवार्ड सेरेमनी हमने कंडक्ट करी थी। बहुत सर, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था सर, मुझे लग रहा था कि किसी से पर्सनली नहीं मिले, नहीं कैसा होगा वहां पे जाके बार, लेकिन सब कुछ एकदम, आप भी और सब जितने भी आए थे स्टूडेंट्स भी बहुत फ्रेंडली थे, सेशन बहुत अच्छा था सर वहां पे, स्पेशली सर रात को डीजे नाइट बहुत अच्छा है, अभी भी मिस कर रहा हूँ। चलिए। ओह, तो क्या लगता है ये जो फेलिसिटेशन था, हमने 2 या 3 दिन का हमने इवेंट रखा, उसके अंदर बेसिकली हमने हमारी तरफ से हमने सब कुछ कर डाला। हमने जयपुर भी घूम लिया, जल महल, हवा महल, आमेर का किला, निहारगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट। तो मेरे ख्याल से जयपुर के अंदर जितनी भी 3 4 एक होता है ना कि मतलब अगर आप लिस्ट बनाओ, आप सर्च करना, हाँ, गूगल के ऊपर सर्च करना प्लेसेस टू विजिट इन जयपुर, तो आपको मिलेगा नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, जल महल, हवा महल, इस तरह की चीजें आपको मिलेंगी, और वो सारी हमने देख डाली। यस और जो ओल्ड मार्केट्स ऑफ जयपुर है, ओल्ड मार्केट जो है जयपुर के, वहां से भी हम गो थ्रू हुए थे, वहीं से हम गए थे आमेर फोर्ट पे। तो ओवरऑल यस मतलब साथ में डीजे नाइट, और भी जो मेंटरशिप सेशंस थे, जो हाँ, यस सर। हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी आईआईटी आईएससी के अंदर जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं वो भी आए थे, संदीप वीजा भी थे, निहार और भी। भैया। हाँ। तो ओवरऑल मतलब हमारी तरफ से उन 3 दिन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ किया। यस सर। तो सो फाइनली हिमांशु, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फॉर दिस सेशन। और लास्ट में हम एक चीज करते हैं कि अब आप स्टूडेंट्स के लिए कोई आपकी तरफ से कोई टिप्स ट्रिक्स, कोई सजेशंस हो, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं वो भी आपकी तरह टॉप रैंक लाएं और आईआईटी आईएससी या डीआरडीओ में जाएं, तो कुछ सजेशंस आपके हैं तो प्लीज शेयर विद देम। सर एक तो यही लगता है कि काफी लोग सर ये सोचते हैं कि ज्यादा डेली मतलब ज्यादा आवर्स देने से, मुझे लगता है कि पर्सनली बता रहा हूँ सर कि ज्यादा आवर्स देना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप अगर 6 7 आवर्स या 5 6 भी मान लो, वो भी देते हो ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी एक तो बहुत ज्यादा जरूरी है सर इसमें। एक तो और दूसरा सर, मेरे साथ हुआ कि एप्टीट्यूड थोड़ा डिले नहीं करना चाहिए, सभी सब्जेक्ट की तरह डिलीट करें मैंने थोड़ा, और कोशिश यही करूँ कि हर सब्जेक्ट की कवर हो जाए, टॉपिक छूटे ना, लेकिन हो जाता है, छूट जाता है, कोई दिक्कत नहीं कि। ओके मानसू। सो अभी ये तो आपका गेट का इंटरव्यू था। हमने ओवरऑल मेरे ख्याल से सारी चीजें, हमने जो सारी जो पॉइंट्स होते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। और इसके बाद में हमें एक आपके साथ डीआरडीओ का भी इंटरव्यू डिस्कस करना है। इंटरव्यू के अंदर उन्होंने क्या क्वेश्चंस पूछे, रिटन एग्जाम में किस रिटन एग्जाम का लेवल कैसा था, सब्जेक्टिव पेपर आपने बताया सब्जेक्टिव पेपर था, लेकिन उसके अंदर किस तरह के क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल मतलब डीआरडीओ का भी इंटरव्यू हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सो दिस वाज अमेजिंग सेशन, एंड thank you for joining, and definitely this your experience is going to help many students.
So thank you for joining, Himanshu, and congratulations for both achievements for GATE as well as DRDO. थैंक यू सर, आपको भी आपने इनवाइट किया सर, स्पेशली सर आपको वहाँ पे मिल के बहुत अच्छा लगा था सर जयपुर में। ऑलवेज ऑलवेज। सो आपका डांस का भी वीडियो आपने शायद डाला हुआ है गो क्लासेस के इंस्टाग्राम के ऊपर, आपका यस डांस का सर। वीडियो भी है, काफी पॉपुलर आपने डांस किया था। तो आपका और उदय ने, आपने और उदय ने किया था, राइट? हाँ हाँ सर, नहीं लक्ष्मण भैया। अच्छा, लक्ष्मण ने, हाँ लक्ष्मण ने और आपने किया था, राइट राइट राइट। ओके 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 हिमांशु, ठीक है। या, सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।